मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप लोग को ये गाना तो याद ही होगा। भारत और बर्मा में बहुत गहरे रिश्ते थे और रंगून में न सिर्फ भारत के मजदूर बड़ी तादाद में मजदूरी करने जाते थे, बल्कि वहां के बड़े बड़े कारोबार पर इंडियन बिजनेसमैन काबिज थे। रंगून जाने वाले मजदूर बहुत अमीर होकर भारत वापस लौटते थे। वहां सोने की खानें थी। फिर रंगून में फौजी तानाशाही आई। डेमोक्रेसी की बात करने वाले नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वो अमीर कामयाब मुल्क महज 30-40 सालों में पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया के नक्शे से लगभग गायब हो गया है। काम के नाम पर वहां दो अहम काम हुए हैं। बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और राजधानी रंगून अब यांगून बन गई है। और अब पिछले फ्राइडे मार्च 2021 को म्यांमार के यांगून की सड़कें खून से लाल हो गईं। सेना के तख्ता पलट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर सेना की तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 114 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 साल पहले म्यांमार की इसी जनता ने रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए जुल्म को लेकर इसी सेना का हौसला बढ़ाया था। वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कल म्यांमार की जो जनता सेना की तरफ से किए गए रोहिंग्या के जनसंहार पर खामोश थी, आज वही जनता उसी सेना से अपनी जान बचा रही है। म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये तमाम लोग म्यांमार की सेना की गोली से मारे गए हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार से पहले उनके खिलाफ नफरत भड़काई गई थी। रोहिंग्या के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म प्रचारक अशीन विराथू था। इस शख्स को टाइम मैगजीन ने बौद्ध आतंकवाद का चेहरा करार दिया था। अशीन विराथू रोहिंग्या के खिलाफ नफरत फैलाता रहा और फिर वो दिन आया जब उसके द्वारा फैलाई गई नफरत ने 6 लाख रोहिंग्या को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों मारे गए। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी शामिल थे। अब म्यांमार में रोहिंग्या नहीं है, लेकिन म्यांमार एक बार फिर जल रहा है। ऑंग सांग सूची फौज की गिरफ्तारी में है और अब म्यांमार एक बार फिर सेना के हवाले है। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी की बहाली के लिए प्रोटेस्ट करने वाली आवाम पर म्यांमार की सेना गोलियां चला रही है। म्यांमार की मेजॉरिटी बौद्ध कम्युनिटी के दिमागों में रोहिंग्या के खिलाफ जहर भरने वाला अशीन विराथू अब सेना का सपोर्ट कर रहा है। एक वो भी वक्त था जब म्यांमार की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अशीन विराथू में मसीहा और रोहिंग्या मुसलमानों में दुश्मन नजर आता था। मौजूदा म्यांमार भारत के लिए एक सबक है, क्योंकि भारत में भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे अशीन विराथू पैदा हो गए हैं। इनमें से कुछ टीवी एंकर और पैनलिस्ट भी हैं। इन सब के सर पर भी हुकूमत का हाथ है, जिस तरह अशीन विराथू के सर पर म्यांमार की फौज का था। लेकिन आज म्यांमार किस हाल में है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेना तख्ता पलट के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवा कार्यकर्ता ज्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव वाली सियासत की मांग कर रहे हैं और इन लोग रोहिंग्या माइनॉरिटी कम्युनिटी पर किए गए भयानक जुल्मों और उसकी अनदेखी के लिए अब माफी मांग रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर और म्यांमार पर काफी लिख चुके एलियट क्रॉस फ्रीमैन का कहना है कि हर कोई इस बात पर सहमत है कि दुश्मन तो सेना ही है, लेकिन वो बड़ी तेजी से इस बात को लेकर भी चौकन्ना है कि अब सिर्फ वोट देकर ऑंग सांग सूची को फिर सेना की साझेदारी वाली सत्ता के साथ बिठा देना ठीक नहीं होगा। दरअसल एक बेहद लंबे और साफ सुथरे स्ट्रगल से गुजरकर ऑंग सांग सूची ने दुनिया में इज्जत पाई थी, जो नोबेल पीस अवार्ड तक लेकर गई। यह स्ट्रगल इतना जबरदस्त था कि सैनिक सरकार को मजबूरन उन्हें सत्ता में आने का मौका देना पड़ा। मगर म्यांमार में स्यूडो यानी डमी डेमोक्रेसी थी। संसद और सरकार का खाका इस तरह का था कि असल ताकत हमेशा सेना के हाथ में रही। ऑंग सांग सूची पूरी तरह पपेट तो नहीं थी, मगर सत्ता की बाउंड्री साफ थी। म्यांमार के असल पावर स्ट्रक्चर के कोर को छूने की इजाजत उन्हें नहीं थी। अहम फैसले उनके नहीं थे।
मगर स्यूडो सत्ता को पाने और बनाए रखने के लिए सू की ने अपना जमीर खो दिया। उनके फॉरेन मैरिटल रिलेशन को बेस बनाकर उन्हें प्रेसिडेंट के पोस्ट से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को प्रेसिडेंट बनाकर बिठा दिया और खुद पार्टी की चीफ बनी रही। वहीं से सरकार चलाई और जैसा सत्ता बनाए रखने के लिए इक्वेशन, बैलेंस और संतुलन बरकरार रखने की मजबूरी होती है, वैसे ही रोहिंग्या मामले में सेना की ब्रुटैलिटीज के मामले में ऑंग सान सू की ने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि एक कदम आगे जाकर उसे डिफेंड भी किया। ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए लड़ने वाली सू की मास परसिक्यूशन की एडवोकेट बन गई। अपना सोने का जाल, सत्ता का मेढक पकड़ने को कीचड़ में फेंक दिया। नतीजा यह निकला, इज्जत खोने के बाद आज वो नकली सत्ता भी चली गई। सेना ने उनकी पार्टी को सत्ता से हटाकर अपने हाथ में ले लिया है और सू की को नजरबंद कर दिया गया है। साल 2018 में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार के एक साल बाद ऑंग सान सू की अपनी कैबिनेट में शामिल मिलिट्री रूलर्स की तारीफ करते नहीं थकती थी। उस दौर में वो हर कदम पर उनका बचाव कर रही थी, जबकि दुनिया के ज्यादातर मुल्क माइनॉरिटीज रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए मिलिट्री के जुल्मों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब 3 साल बाद जब वो एक बार फिर नजरबंद कर दी गई हैं और इस तख्ता पलट की मेन विक्टिम हैं, तब सेना का बचाव करने का उनका फैसला उनको क्या एहसास दिला रहा होगा। साफ तौर से कहा जाए तो ये बात सच है कि सू की ने तब अपने पर्सनल सियासी फायदे की वजह से सेना का बचाव किया था, लेकिन उनके सपोर्टर्स आपको बताएंगे कि वो एक कठिन हालात में थीं और धारा के एकदम ऑपोजिट जाना उनके लिए मुश्किल था। जबकि उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि उस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द बांटने के लिए वो कम से कम 2 अल्फाज, 2 शब्द तो कह सकती थी। बहरहाल अब उसी फौज से म्यांमार में शनिवार को आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर प्रोटेस्टर्स की जबरदस्त झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज की गोलियों से 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स ने म्यांमार में हुए वायलेंस को बेहद शार्पली क्रिटिसाइज किया है, जबकि इससे पहले आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग ने नेशनल टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि वो डेमोक्रेसी की हिफाजत करेंगे। उन्होंने वादा किया कि देश में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव कब कराए जाएंगे इस बारे में आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सेना को सत्ता में आना पड़ा क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई नेता ऑंग सान सू की और उनकी पार्टी ने कई गैर कानूनी काम किए थे। आर्मी चीफ ने यह नहीं बताया कि सेना को प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाने के ऑर्डर्स दिए गए थे या नहीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि गोलियां प्रोटेस्टर्स की तरफ से ही चलाई जा रही थी। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। यह देश साल 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ और उसके बाद ज्यादातर सालों तक मिलिट्री रूलर्स के कब्जे में रहा है। म्यांमार में इस साल फरवरी में सेना ने तख्ता पलट किया और सत्ता पर काबिज हो गई और तब से सेना के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में तकरीबन 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सरकारी टेलीविजन ने फ्राइडे को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों को बीते दिनों हुई मौतों से सबक लेना चाहिए कि उन्हें भी सर या पीछे से गोली लग सकती है। म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सेना की वार्निंग के बावजूद सड़कों पर उतरे प्रोटेस्टर्स में तकरीबन 90 से ज्यादा लोगों को गोलियां लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग और उनके जनरल्स ने रात में शाही अंदाज में पार्टी करी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेश ने कहा है कि म्यांमार में हुई हिंसा से उन्हें गहरा सदमा लगा है। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक राब ने इसे गिरावट का एक नया लेवल बताया है। म्यांमार की आलोचना करने वाले देशों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, लेकिन चीन और रूस म्यांमार की आलोचना में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं भारत की मोदी सरकार ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी तरफ म्यांमार में फौज के द्वारा करे गए तख्ता पलट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे ऐसे प्रोटेस्टर्स जो फौज की दमनकारी रवैये से जान बचाने के लिए भारत आने की कोशिश में हैं,
उनके लिए मणिपुर सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया है। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने अफसरों से कहा है कि वो म्यांमार से आने वाले लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम ना करें। सरकारी ऑर्डर्स में कहा गया है कि हालांकि सीरियस तरीके से घायल लोगों का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इलाज किया जाए। ये सरकारी ऑर्डर चंदेल, टेंगनोपाल, कामजोंग, उखरुल और चुराचांदपुर जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो म्यांमार के सिटीजन्स के भारत में लीगल तरीके से घुसपैठ को लेकर सख्त एक्शन ले। जबकि यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के राजदूत ने भारत सरकार और भारत की कई राज्य सरकारों से अपील करी है कि वो म्यांमार में चल रहे इस मुसीबत के वक्त वहां से आने वाले लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड कराएं। राजदूत ने भारत और म्यांमार के बीच पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि उसे इन्हें नहीं भूलना चाहिए। जबकि मणिपुर सरकार ने अफसरों के साथ ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी कहा है कि वो इन लोगों के लिए किसी तरह का कैंप ना लगाएं और ना ही उन्हें खाना पानी मुहैया कराएं। ऑर्डर में कहा गया है कि भारत की सरहद में आने वाले लोगों को शांति से वापस लौटा देना चाहिए। इसके अलावा आधार के रजिस्ट्रेशन को भी फौरन रोके जाने का भी ऑर्डर दिया गया है। एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार के इस हुक्म की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर म्यांमार से आने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। हालांकि तमाम दबाव के बाद अब मणिपुर सरकार ने अपना वो ऑर्डर वापस ले लिया है, जिसमें जिला प्रशासन को म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को भोजन और रहने का इंतजाम करने से मना किया गया था। लेकिन भारत सरकार की इस बात के लिए अभी भी आलोचना हो रही है कि आखिर वो इतने बड़े पैमाने पर हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन के बाद भी दखल क्यों नहीं दे रही है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद म्यांमार के इतिहास का एक बड़ा दौर मिलिट्री रूल में गुजरा है। सेना की पकड़ यहां 2010 के बाद ढीली हुई, 2015 में चुनाव हुए और इसके अगले साल ऑंग सान सू की की सरकार बनी। 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाए और इस कार्रवाई में लगभग 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भागकर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। इसे यूनाइटेड नेशन ने बाद में जातीय नरसंहार का बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल बताया है। भारत तब भी उस पर खामोश था और आज भी खामोश है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।